हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड के जो कैटेगरीज हैं और किस तरह का उसमें प्रॉफिट गेन होता है, और म्यूचुअल फंड की एक्चुअली में पॉलिसी क्या होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और रेगुलर जो स्टॉक होते हैं, और ग्रोथ और डिविडेंड वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं, वो कैटेगरी क्या क्या होती है। थोड़े से जो बेसिक नया म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा क्विक ही रहेगा ये। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है वो क्या होता है कि हमने जैसे अपना पैसा किसी दूसरे आदमी को दिया जो कि उसमें क्वालिफाइड है, और उसमें उसने पढ़ाई की है कि उस पैसे को कैसे ग्रो करना चाहिए। तो वो लोग जो है ये निफ्टी के, या फिर आप ये कहो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें जो जिसमें उनको वैल्यू नज़र आती है वो स्टॉक को खरीदते हैं। फिर जब वैल्यू उनके टारगेट अचीव हो जाते हैं तो वो उस टारगेट को बेचते हैं। मतलब जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपना डायरेक्ट पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूँ डायरेक्ट स्टॉक के लिए। तो मान लो मेरे को कोई पैसा देता है, तो वो पैसा जो है मैंने उसके बिहाफ पे मैनेज किया, और उसकी मैंने एक सर्विस ली कि भाई चल तुम्हारा जो भी उसमें चार्जेस हैं आपको लेने देने के लिए, तो मुझे थोड़े से चार्ज भी मैं उसके चार्ज करता हूँ। अब मैंने एक आदमी और लगा दिया कि भाई तुम मेरे लिए क्लाइंट लेके आओ, तो वो बीच का एजेंट हो जाता है। वो बीच का एजेंट है, उसने केवल क्लाइंट ला के देने हैं, तो मुझे उस एजेंट को भी पैसे देने हैं, मुझे उस एंड यूज़र को भी पैसे देने हैं। तो उन सब के पैसे जाएंगे। तो ये जो बीच में एजेंट के थ्रू जो म्यूचुअल फंड आता है, इसे जो है रेगुलर म्यूचुअल फंड कहते हैं। ये पहले बहुत समय तक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो था, म्यूचुअल फंड वालों ने रेगुलर में ही सारा काम करते थे, क्योंकि उसके लिए उन्हें एक एजेंट बैठाना पड़ता था। और एजेंट को वो, मतलब एजेंट कई तरह के होते थे, बहुत सारे होते थे, तो उनको वो कमीशन देता था 1% 2% कि तुम्हारा जो भी लाओगे तुम मेरे पास, या जब तक ये मेरे पास ये क्लाइंट टिका रहेगा तब तक मैं तुम्हें वो पैसा 1% हर साल का देता रहूँगा। और ये होता है रेगुलर। तो पहले पहले यही बहुत था। इसके बाद एक नई थीम आई लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और म्यूचुअल फंड की जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी कि अब इसमें बीच में एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड की जो फंड हाउस हैं उनकी साइट पे डायरेक्ट लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल बना के आप डायरेक्ट क्लाइंट उन म्यूचुअल फंड वालों से साथ अपना पैसा दे सकता था। इसे कहते थे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें आपने क्या किया कि बीच में जो एजेंट का जो कमीशन है हर साल जाने का, वो आपने सेव कर लिया। तो आपका जो पोर्टफोलियो का जो एनएवी रहेगा वो कहीं ना कहीं घूम के थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और ये जब बड़ा पोर्टफोलियो होता है तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है जो कि एजेंट वालों के पास जाती है। दो तरीके के ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एजेंट वाला तो आपको एजेंट वाला ही अप्लाई करेगा। आप किसी बैंक के पास जा रहे हो, वहाँ से आप म्यूचुअल फंड ओपन कर रहे हो, तो वो रेगुलर ही है, बैंक आपसे वो कमीशन लेगा, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट साइट पे जाके करते हो, या फिर जैसे जीरोधा में भी कई सारे आपके ब्रोकर हाउस हैं जो कि डायरेक्ट का लगाने के लिए आपको ऑप्शन देते हैं, दे आर नॉट चार्जिंग एक्चुअली, बट वो थोड़ा बहुत कमीशन उनके पास भी जाता है, ठीक है। तो ये तो वो हो गया। फिर कितनी कैटेगरी के होते हैं, देखिए जो स्टॉक्स होते हैं उनकी एक मार्केट कैप होती है। तो सेबी जो है उसने मार्केट कैप के बेसिस पे स्टॉक्स को अलग अलग कर रखा है। जो बहुत ज़्यादा मार्केट कैप वाले हैं उनको उसने लार्ज कैप कहा है, जो थोड़े से मिड वाले मार्केट कैप है उसको उसने मिड कैप कहा है, और जो बिल्कुल छोटी मार्केट कैप, मतलब 1,000 करोड़ वाले जो लोग हैं, या 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ या 500 करोड़, वो वाली जो कंपनीज़ हैं जिनकी टोटल वैल्यू उतनी ही है, उसको स्मॉल कैप कहा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है निफ्टी के भी मिल जाते हैं। और निफ्टी क्या है, निफ्टी 30 ऐसे बहुत बड़े बड़े जो अच्छी कोर कंपनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो टॉप मार्केट कैप वाली कंपनी है उसी को निफ्टी 50 में ऐड किया है, ऐसा नहीं है। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है। इसमें क्या है, निफ्टी में एक आपकी जीडीपी, इंडिया की जीडीपी का रिफ्लेक्शन है। तो इंडिया के कोर सेक्टर हो गए, हेल्थ केयर हो गया, केमिकल हो गया, सीमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल का हो गया, और ये आपका जो है ये क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में टेलीकॉम हो गया, और ये आपके रोड हो गए, फाइनेंशियल हो गया, इन सब चीज़ों का अमलगम बनाता है निफ्टी 50 को। मगर इसमें ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक जो हैं वो टॉप मार्केट कैप वाले हैं, ठीक है। तो
इसमें जीडीपी का रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। अब आते हैं ब्लू लार्ज कैप। तो जो आपके पास लार्ज कैप का जो म्यूचुअल फंड होता है वो केवल बड़े बड़े जो कंपनी के जिनके वो वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट कैप ज़्यादा है, केवल उन्हीं में वो डील करते हैं। और मिड कैप आता है, एक मिड सेगमेंट आता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको मिड कैप में रखा गया है। शायद मेरे ख्याल से 10 से 15,000 20,000 के बीच में जो हैं, ठीक है। और यदि आप टीसीएस का देखो तो उसका तो लाख करोड़ का है, रिलायंस का भी लाख करोड़ का है, तो वो सब लार्ज कैप में आते हैं, ठीक है। बट इसी तरह से हमारे पास स्मॉल कैप हो गया जो 5,000 करोड़ वाली से या उससे नीचे, या 2,000 20,000 30,000 वाली, वो 20,000 तो नहीं, सॉरी, 5,000 से नीचे वाली या 10,000 से नीचे वाली जो कंपनी है वो सारी स्मॉल कैप्स में आती हैं। वो स्टार्टअप भी होते हैं या फिर वो कंपनी बहुत छोटे लेवल पे काम करती हैं। अब होता क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड लेने जाते हो तो आपको वहाँ पे कैटेगरीज देखती हैं कि भाई ब्लू चिप है, निफ्टी का है, और एक आता है निफ्टी का ईटीएफ, या फिर ईटीएफ के नाम से आता है, तो इसे बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें क्या होता है कि जैसे निफ्टी है, अब निफ्टी तो मैं खरीद नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो निफ्टी को खरीदने के लिए एक्सचेंज ने एक एक ऐसा ग्रुप बनाया है जो निफ्टी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वो वैल्यू जो है आपके पास आती है, आप उसमें डायरेक्ट स्टॉक में लगा सकते हो। अब आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब में लगा सकते हो। चैनल आपके पास डायरेक्ट और रेगुलर के हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद जो है आप इनको खुद भी मेंटेन कर सकते हो, और थ्रू फंड हाउस के जो मैनेजर हैं उनके थ्रू भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें लेने कौन से चाहिए? देखिए, जो हेल्दी ब्रांड हैं इंडिया के, जैसे एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड हाउस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, ठीक है, और ये एक्सिस का है, यूटीआई के नाम से आता है, या फिर निपॉन का है, बहुत सारे इस तरह से हैं। और कई सारे तो ऐसे भी फंड हाउस है, जैसे आपको चोलामंगलम आ गया, या फिर इस तरह से आ गया ब्लैक रॉक, ये सब बहुत सारे नाम आते हैं। आप जो जाकर चेक कर सकते हो कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड के फंड हाउस हैं। इनमें जो है आपको वॉच क्या करना है, पहला ट्रिगर ये लगाना है कि आपने ये तो चूज़ कर लिया कि मुझे डायरेक्ट के साथ जाना है, आपने ये भी चूज़ कर लिया कि भाई मुझे लार्ज कैप में जाना है, ईटीएफ में जाना है, कि मिड कैप में जाना है, कि स्मॉल कैप में जाना है। अब आपको चूज़ क्या करना है? चूज़ करने पे जैसे आप नॉर्मली मनी कंट्रोल पे जाओगे, वो फ़िल्टर लगाओगे, तो उसमें आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है कि उसमें एक साइड में आपको दिखेगा ऊपर की 2-3 लाइन, जब आप देखोगे कि टॉप 5 कौन से हैं, वो टॉप 5 में 2-3 ऐसे होते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड होते हैं। स्पॉन्सर्ड मतलब क्या है, वो स्टॉक, वो म्यूचुअल फंड वाले मनी कंट्रोल को पैसा दे रहे हैं कि मेरा ये एडवर्टीजमेंट करो, मतलब एडवर्टीजमेंट करो। दे आर नॉट क्वालिफाइड, वो टॉप 5 में नहीं है, बट म्यूचुअल वो मनी का कंट्रोल उनसे पैसा लेकर उनकी रैंकिंग को ऊपर दिखाता है, और वो उसमें स्पॉन्सर्ड का टैग लगाता है। आपको उनको अवॉइड करना है। आपको जो भी चूज़ करना है उसमें आपको यही देखना है कि मार्केट, उसका जो एएमयू है, टोटल एएमयू का जो फैक्टर है वो ज़्यादा होना चाहिए, फंड पुराना होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और उसका एंट्री और एग्ज़िट का जो चार्जेस है वो भी मिनिमम होने चाहिए। और एक टीईआर करके होता है कि इसका कितना मतलब रेशियो पे म्यूचुअल फंड हाउस वाला उस पर ट्रैकिंग कर रहा है, या फिर जो भी कर रहा है उसमें चार्जेस ले रहा है, वो भी कम होना चाहिए। यदि वो कम है आपका, तो आप उस फंड को, उस फंड की कैटेगरी में एंट्री कर सकते हो। तो ये 4 5 6 फैक्टर हैं जैसे आप उसमें कर सकते हो। पुराना हो, एयूएम उसका बड़ा हो, फंड हाउस उसका अच्छा हो, और एंट्री एग्जिट लोड देखना है। एक टीईआर करके होता है उसके अंदर, वो भी देखना है कि फ़ंड हाउस वाला कितना कमीशन खा रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको रखनी है, और इसमें ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि मैं आपको कोई अच्छा फ़ंड बता दूंगा या एक्स पर्सन आएगा वो आपको कोई और अच्छा बता देगा। जब मार्केट चलती है, मार्केट का बुल रन होता है, तो गधे घोड़े सब चलते हैं। कोई आपको ज़्यादा बना के दे जाएगा, कोई आपको कम बना के दे जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता आगे 10 साल बाद क्या होगा, ठीक है। हम एक जेनरिक व्यू के साथ चल सकते हैं। आप ये मान लो कि जैसे एसबीआई का स्मॉल कैप है, या फिर एक्सिस का स्मॉल कैप है। अब एसबीआई के स्मॉल कैप में मान लो 20 स्टॉक हैं,
एक्सिस के स्मॉल कैप में 20 स्टॉक हैं, ठीक है। अब क्या किया, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पैसा किसी एक स्टॉक में लगाया होगा, एसबीआई ने सपोज करो उसने एक एलिफेंट नाम की कंपनी पे लगाया हुआ है। एक्सिस ने सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो एक टाइगर नाम की कंपनी पे लगाया हुआ है। अब हुआ क्या, अगले 5 सालों में ये एलिफेंट नाम की कंपनी जो है नहीं चली ज़्यादा, एक्सिस की वो टाइगर नाम की कंपनी चल गई 5 सालों में। तो क्या होगा, तो एक्सिस वाला जो स्मॉल कैप फंड है वो 5 साल बाद जाके हमें पता चलेगा कि ये जो कंपनी, ये जो है अच्छा स्टॉक है, ये जो है अच्छा म्यूचुअल फंड है। केवल इतना ही अंतर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि थोड़ा बहुत जो मार्जिनल अंतर आता है वो किस पीरियड में कौन सा स्टॉक कब चल गया, ये तो भाई कोई भी जज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आप कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये देख लो कि आप थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में लगाओ, थोड़ा सा जैसे आपको 10,000 करना है तो आपका 7,000 जो है वो मिड कैप और लार्ज कैप में होना चाहिए, ब्लू चिप में होना चाहिए, और 3,000 आपका जो है स्मॉल कैप में होना चाहिए इफ़ आपकी एज जो है वो 35 प्लस है। 35 से नीचे आते ही यदि आपकी एज उससे कम है तो सिंपल सी बात है कि मेरा तो सेंस, मेरा व्यू पॉइंट है, अब आप अपना भी कर लेना, कि स्मॉल कैप में आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाओ, क्योंकि स्मॉल कैप में पैसा जल्दी बनता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है, बट आपकी एज कम है तो आप रिस्क, वो एपेटाइट आपका ज़्यादा रहता है। तो आप 5,000 स्मॉल कैप में लगाओ, 5,000 आप ईटीएफ में लगा दो या फिर म्यूचुअल फंड की मिड कैप में लगा दो, कहीं भी लगा दो। स्मॉल कैप का एक्सपोज़र आपको कम एज में ज़्यादा रखना चाहिए। ज़्यादा एज होती जाए तो आप उसको मिड कैप की तरफ लेके जाओ, और ज़्यादा एज हो गई तो आप उसको ब्लू चिप में लेके जाओ, क्योंकि डाउन साइड रिस्क जो है ब्लू चिप स्टॉक का थोड़ा सा कम रहता है। ये सब सिनेरियो तभी काम करते हैं जब कंट्री डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, कंट्री में कोई सिविल वॉर ना स्टार्ट हो जाए, गवर्नमेंट पे लोगों का बिलीफ ना हट जाए। ये सब चीज़ों का तभी काम करता है। बाकी आप कितने भी फार्मूले लगा लो, आप उसमें पास तभी हो पाओगे जब ये सब चीज़ पॉजिटिव वे में जाती हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ जाती हैं, या यदि इसमें से कोई भी चीज़ अनफोर्सीन, जिसे कहते हैं अनफोर्सीन चीज़ आ जाती है, तो यही सब चीज़ें वापस हो जाती हैं। और बट यही एवरेजिंग का फैक्टर होता है। पिछले 25 सालों से, 10 सालों से, जो 15-20 सालों से ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि निफ्टी कभी भी डाउन साइड में नहीं गया है। आगे जाके वो हमेशा सब चीज़ को रिकवर कर लेता है, और म्यूचुअल फंड की ब्यूटी यही है कि वो उस चीज़ को डाइजेस्ट करा देती है। बस आपको पैसा निकालना नहीं है, आप लगाओ उतना जितना आप लगा सकते हो हमेशा के लिए, और निकालना नहीं है पैसा। जिस दिन पैसा आप निकाल के म्यूचुअल फंड की लीग से हट जाओगे, आपकी कंपाउंडिंग होना बंद हो जाएगी और आपको पैसा, बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा। आज की थॉट इसीलिए थी कि म्यूचुअल फंड के बारे में कई लोगों ने पूछा था कि क्या होता है, कैसे करना है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन था इसमें। कैटेगरी आपको खुद चूज़ करनी है, बहुत सारी साइट अवेलेबल हैं। डायरेक्ट लॉगिन क्या करिए साइट पे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आप सिप चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मार्केट में अप एंड डाउन आते हैं, इसको चलने दीजिए। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग सेपरेट चैप्टर है, उसमें हमें सोच समझ के करना पड़ता है। वो जो फंड हाउस के जो ओनर होता है, जो उसका पोर्टफोलियो को हैंडल करता है, उसका जो पेन है वो आपको लेना पड़ता है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। तो फिर जब आपने कोई काम किया है तो अच्छा होगा तो आप तारीफ़ भी पाओगे, और अच्छा नहीं हुआ है तो फिर आप अपने आप को गलत भी साबित करोगे, ठीक है। ओके, फिर आज का थॉट प्रोसेस इतना ही था, जिसमें आपको होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जो है इस सब चीज़ों के लिए ऑथोराइज़ नहीं हूँ कि मैं किसी को कोई पर्टिकुलर बताऊँ, इसलिए मैं जेनरिक व्यू आपको दे रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। और मेरे हिसाब से एक पॉइंट मेरा शायद मिस हो गया है कि अभी क्या राइट टाइम है इस म्यूचुअल फंड में लगाने का। बिल्कुल है,
म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए कोई भी राइट और रॉन्ग टाइम नहीं होता है। ये टाइम को ही बीट करता है म्यूचुअल फंड, जो आपको पैसा बना के देता है। आप बस इस टाइम को, जो इसकी टाइम वैल्यू है, इसको आप भूल जाओ, पैसा लगा के रखो और कभी भी इससे बाहर ना हो, जब तक बहुत ज़्यादा अर्जेंसी ना हो या आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट भी मुझे, आप लोगों के बहुत सारे इंतज़ार में रहता हूँ कि कोई कमेंट करेगा, और मैं उस सारे कमेंट का अभी मैं आंसर करता हूँ, क्योंकि उनके काउंट अभी कम है। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।